दिल्ली में अक़लियती इजलास से कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी की तल्ख अंदाज में नकल उतारते हुए कहा कि वो बहुत ही डरपोक आदमी है, उन्हें पहचान मैं गया हूं। राहुल ने मोदी को 10 मिनट तक अपने साथ डिबेट करने का एक बार फिर चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी कभी भी डिबेट नहीं करेंगे, वो भाग जाएंगे। कांग्रेस के अक़लियती इजलास में राहुल ने पीएम पर जमकर निशाने आज साधे। राहुल ने सिर्फ पीएम पर ही नहीं बल्कि आरएसएस पर भी निशाना साधा। 2019 इंतखाबात करीब है और कांग्रेस अक़लियतों को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि राहुल को फिर याद आ गई है अक़लियत, क्यों इलेक्शन अब नजदीक है और जिस तरह की बातें वो अक़लियतों के इजलास में कर रहे हैं, कौन किसको डरा रहा है, यह भी समझने की जरूरत है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जो पैनल है, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त अंबिकानंद साय साहब हैं जो कि सीनियर सहाफी हैं, स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। सर आपका स्वागत है, खैर मकदम है। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते, बहुत सुलझी हुई अपनी राय रखते हैं, अक़लियतों के हवाले से बहुत कुछ आपसे जानने के लिए मिलता है। सर अंबिकानंद साय जी हो गए, ख्वाजा साहब हो गए, प्रिया चौधरी जी मेरे साथ इस वक्त तशरीफ फरमा है, भारतीय जनता पार्टी की नौजवान लीडर है और बहुत ही सख्ती के साथ बहुत ही जारहाना अंदाज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखती हैं। डॉक्टर एम तौसीफ साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, कांग्रेस के नौजवान लीडर हैं। कल भी आप बहुत अच्छा बोले थे और अपनी पार्टी का आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पक्ष रखते हैं। और मैं नईम अब्बास साहब को भी अपने साथ रख रहा हूं जो कि बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि जब सारे वादे और सारे दावे कांग्रेस ही कर लेगी मुसलमानों से, तो बहन जी करेंगी क्या? नईम भाई आपसे सवाल होगा। मोहम्मद शुएब रजा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे रिपोर्टर है, इस वक्त तशरीफ रख रहे हैं हमारे साथ, तशरीफ फरमाए, उनसे बात करेंगे। चलिए हम मोहम्मद शुएब के सबसे पहले रुक कर लेते हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। क्या क्या कहा है, हमने तो देखा रिपोर्ट में राहुल गांधी ने, जरा और आप तफसील से बता दीजिए, आप तो वहां खुद मौजूद थे, किस किस तरह की बातें हुई हैं इस कन्वेंशन में? देखिए इमरान, बहुत जोश में थे आज राहुल गांधी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने पिछले 5 साल देखे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के तरफ से इस तरह का एक बड़ा आयोजन जो एक अक़लियती तबके के लिए होना, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई आयोजन पहले कम से कम नहीं हुआ। जो माइनॉरिटी सेल के जो चेयरमैन हैं नदीम जावेद, उन्होंने खुद इस बात को माना कि कांग्रेस में भी पिछले 5 साल में इस तरह का जो एक सम्मेलन या फिर अक़लियती तबके को बुलाकर उनको खिताब किया जाता, इस तरह से नहीं हुआ। यानी कि लोगों की जो तादाद थी वो ठीक ठाक आज तो उसकी वजह भी तो ये है ना कि सॉफ्ट हिंदुत्व को पकड़ चुकी कांग्रेस तो बचती रही है, अक़लियतों से सीधे सामना करने से वो बचती रही है, लेकिन अब शायद परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लाना तो पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं संबोधन तो देना पड़ेगा, इसलिए शायद 5 साल में पहली बार हो रहा है, वरना छवि तो बदलने की कांग्रेस ने भी कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, कुछ जो खास बात है इस आज के अधिवेशन या फिर जो जलसा था, इजलास था कांग्रेस का, उसमें रही, मैं आपको वो बता देता हूं। राहुल गांधी बहुत जोश में थे और कई बार उन्होंने इस तरह की बातों का जिक्र किया कि वो सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं, उनको चैलेंज करते हैं कि वो 5 या 10 मिनट उनसे बहस करके दिखाए, डिबेट करके दिखाए। कई बार उन्होंने ये बात बोली, बीजेपी नेताओं के लिए भी बोली कि वो बीजेपी नेताओं को भी कहते हैं कि वो मंच पर उनसे बहस करके दिखाए, वो आंखें झुका लेंगे। तमाम तरह के हमले जो उनकी तरफ से किए गए, उन्होंने एक जो अल्पसंख्यक या अक़लियती तबके को लुभाने के लिए बोला कि आरएसएस या बीजेपी कई तरह के हमले करती रही है और परेशान करती रही है, वो यानी कि लुभाने के लिए बोल रहे थे। और एक बात उन्होंने बोली कि देश सबका है, हर जात हर मजहब के मानने वाला है। बड़ी बात जो आज के इजलास में रही वो रही जो कर्नाटक के जो एक नेता है, अगर उनकी बात करें, या फिर महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के जो नेता है नसीम खान साहब, उन्होंने कमलनाथ सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये समझा जाता था अब तक कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन ले रही है, एनएसए लगा रही है, चलो मान लिया जाता था, लेकिन कमलनाथ सरकार ने खुद कांग्रेस की सरकार होते हुए वहां पर 3 मुसलमानों के खिलाफ एनएसए लगा दिया, गौ हत्या का उन पर इल्ज़ाम लगाकर वो उनके खिलाफ बोले, मंच से ही बोले। जो आरिफ नईम खान की बात मैं कर रहा हूँ, आरिफ नसीम खान साहब की, उन्होंने मंच से ही ये सवाल दागा। इसके अलावा जो अगर बात करें सुष्मिता देव की, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय चेयरपर्सन है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो ट्रिपल तलाक का जो बिल है वो मुसलमानों जो मर्द हैं उनको जेल में डालने की साजिश है, इसलिए कांग्रेस की अगर हुकूमत आती है तो इसे खत्म कर देगी। ठीक है। 3 महत्वपूर्ण जो मामले जो खास जो बिंदु है वो इसमें ये है कि कांग्रेस हमलावर रही, राहुल गांधी हमलावर रहे आरएसएस और बीजेपी पर। सुष्मिता देव ने कहा कि वो ट्रिपल तलाक को खत्म कर देंगे जो अध्यादेश सरकार ने बनाया है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। और इसके अलावा
जो मुस्लिम लीडर थे कांग्रेस के, वो कमलनाथ सरकार से नाराज नजर आए। ये भी बड़ा कमाल हो रहा है, एक तरफ तो ऐसे अपनी ही लगाया सरकार कि को मुसलमान तनकीद का का निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में अपने ढंग से चीजों को देख रही है, क्योंकि उनको भी इलेक्शन में फेस करना है और इस तरह के मैसेज देकर को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो किस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व को अभी भी पकड़े हुए हैं और बहुसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं वो भी तुष्टिकरण सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा है तो एनएसए लगा करके ये एक बड़ी खबर थी। चलिए इससे तरफ हम आएंगे। मैं सबसे पहले अंबिकानंद साय जी की तरफ जाना चाहूंगा। अंबिकानंद साय जी, मुझे बता दीजिए, इस बात की, इस पहल की, इस तरह की बातों की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ी अकलियतों के सामने? जवाब बिल्कुल साफ है। ये चुनावी वर्ष है और कांग्रेस से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता कि बाय एंड लार्ज, सिवाय उन स्टेट्स को छोड़कर जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट मुकाबला है, उन राज्यों को छोड़कर तकरीबन हर राज्य में मुस्लिम दूसरी पार्टियों के साथ जा चुके हैं, रीजनल पार्टीज के साथ। जी देखिए, थोड़ी सी इतिहास में जानना जरूरी है मुस्लिम माइंड को समझने के लिए। जब इस देश का पार्टीशन हुआ तो मुस्लिम लीग को चाहने वाले तो पाकिस्तान चले गए। जी, जो यहां मुसलमान रह गए वो सब गांधी जी के कांग्रेस के साथ थे। जी, और ये सिलसिला चलता रहा। कब तक? 89 आपने ठीक कहा, 89 तक। जब फैजाबाद में राजीव गांधी ने, राहुल जी के पिताजी, उन्होंने राम राज्य की घोषणा कर दी। मैं उस मीटिंग में हाजिर था फैजाबाद में जिस दिन ये हुआ, ठीक चुनाव के पहले। और इधर मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था। जी, 92 में वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर गिरा दिया गया। फिर रातों रात मुस्लिम माइंड में परिवर्तन हुआ। और आप जैसा जानते हैं, उत्तर भारत का एग्जाम्पल देते हैं, बिहार में मुस्लिम लालू यादव के साथ चले गए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के साथ, जो बचे वो मायावती जी, काशीराम जी के साथ चले गए। अब आसाम में देखिए आज की हालात, एकजुट मुस्लिम कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, आजकल जनाब बदरुद्दीन के साथ चली गई है AIUDF में। तेलंगाना में वो कांग्रेस के साथ नहीं है, वो ज्यादा करीब है KCR के। जी, तो इसी तरह, लेकिन कर्नाटक में चूंकि मेन मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में है तो वहाँ कांग्रेस के साथ है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बहुत ज्यादा तादाद नहीं है वहाँ इन राज्यों में मुसलमानों फैसला कुन तादाद की, नहीं। जी जी जी। तो इस परिवेश में कांग्रेस जानती है कि जहां जहां से मुस्लिम इनसे दूर हुए वहां करीब करीब पार्टी उखड़ गई। और एक बड़ी अजीब विडंबना रही है इस देश में कि 89 तक ब्राह्मण और मुसलमान दोनों एक साथ एक ही तरफ जाते थे। जी, कांग्रेस के साथ, ब्राह्मण भी और मुस्लिम भी। वो समीकरण अभी बिल्कुल टूट गया। उसको फिर से बनाने की कोशिश है। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस को यही उम्मीद है कि यदि मुस्लिम आ गए तो शायद ब्राह्मण भी वापस आ जाएंगे। ठीक है ना? अभी कमलनाथ जी का जिक्र हो रहा था मध्य प्रदेश में। देखिए, इस असमंजस को समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये स्पष्ट है कि 1989 तक कांग्रेस जो सेक्युलर छवि थी, वो 89 के बाद बीजेपी ने बहुत सिस्टमैटिक ढंग से उसकी छवि प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू बना दी। आप बात समझिए, सेकुलर होना एक चीज है, लेकिन प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू अगर छवि बन जाएगी तो मेजॉरिटी वर्ग, बहुत लंबा वक्त भी लग गया कांग्रेस को उससे निजात पाने। जी जी, बहुत लंबा। मैं आऊंगा सर, एक पहल आज हुई है। मैं आऊंगा सर आपके पास। अब डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब को भी मैं सुन लेता हूं, फिर मैं सियासी पार्टियों के पास आऊंगा, क्योंकि उनकी तरफ से जो जवाब मिलने वाले हैं उनको हम सब जानते हैं। सभी अपने अपने तरीके से इल्जाम लगाएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। सर, जो बात अंबिकानंद जी ने कही, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और कैसे उस बात को आगे बढ़ाएंगे? और आज कांग्रेस को, मेरा सवाल आपसे वही है कि ये जरूरत क्यों पड़ रही है और इस तरह की बातों की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, आपने एक जुमला कहा था जब प्रोग्राम को आपने इंट्रोड्यूस किया जी,
कि ये वोट दो कन्वेंशन है। जो बातें सहाय जी ने रखी हैं आपके सामने वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उसको मैं भी एंडोर्स करता हूँ, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें सबको और सामीन को समझने की ज़रूरत है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अक़लियती कन्वेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये बुनियादी तौर से मुस्लिम कन्वेंशन है। बिलखुसूस अगर नियत साफ होती तो इसको मुस्लिम कन्वेंशन कहा जाता। बहुत सीधा सीधा सा तमाम बातें मुसलमानों से मुताल्लिक हुई हैं, तमाम तकरीर मुसलमानों से मुताल्लिक है, तमाम मुद्दे मुसलमानों से मुताल्लिक हैं, जो हक में सवाल उठाए गए हैं उनका ताल्लुक मुसलमानों से है, जो इतराज़ात उठाए गए हैं उनका ताल्लुक मुसलमानों से है। मुसलमानों की तादाद भी तो अक़लियतों के तौर पर सर सबसे ज्यादा है ना। देखिए, मेरा कहना यह है कि अब जहां हिंदुस्तान की सियासत खड़ी है इसमें एक ईमानदारी की जरूरत है, और वो ईमानदारी ये है कि आप जो भी करें वो आप उसको खुलकर कहकर करें। कांग्रेस का एक पूरा किरदार है हिंदुस्तान की अक़लियतों के हवाले से भी, हिंदुस्तान के आइन के हवाले से भी, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरक्की के हवाले से मुझे उससे इनकार नहीं है, क्योंकि बेशतर वक्त जो है हिंदुस्तान में कांग्रेस ही इक़्तिदार में रही है, मरकज़ में भी वही रही है, रियासतों में भी वही रही है। तो जो भी मुसलमानों के लिए हुआ है वो उसमें बेशतर हिस्सा कांग्रेस ही का रहा है। दूसरों पर तो इल्ज़ाम इसलिए भी ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता कि उनके पास वक्त कम है, इनके पास वक्त ज़्यादा है, लिहाजा जिसके पास वक्त ज़्यादा, जिसको मौका मिला या जिसको ज़्यादा मौका दिया गया, शिकायतें भी उससे ही ज्यादा होंगी। मैं ये कहना चाहता हूं आज राहुल गांधी जी से आपके तवज्जुह से कि देखिए, आप जब तक कुछ ऐसी बुनियादी बातें खुलकर मुसलमानों से नहीं कहेंगे और नहीं करेंगे, तब तक हिंदुस्तान का मुसलमान उन खित्तों में जहां पर वो आपको वोट नहीं देता और इस दफ़ा भी देने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट नहीं है, अलावा उन हलकों के जहां पर ये जो गठबंधन बना है उस गठबंधन का स्कोप नहीं है। वहां उन हलकों के अंदर मुसलमान कांग्रेस कोई मेहनत करे या कांग्रेस अगर वहां ढंग से कांग्रेस लड़ जाए तो वहां हो सकता है कि वहां पे कोई इक्वेशंस बन जाएं और कुछ वहां पे सीटें कांग्रेस को मिल जाएं। ये तो इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन स्टेट वाइज अगर आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि स्टेट वाइज सूरत हाल ये है कि जहां जहां जो साहिब साहब ने बात कही है, इत्तेफाक है मुझे कि जहां हिंदुस्तान के मुसलमान के सामने कांग्रेस के अलावा कोई रीजनल सेकुलर अल्टरनेटिव है वो वहां शिफ्ट हो चुका है परमानेंटली। वहां से उसको उखाड़ के लाना ये बहुत बड़ा कार्यदारद है। मैं जो बात आपसे बीच में कह रहा था कि कुछ स्टैंड क्लियर करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर पहली बात यह है कि 6 दिसंबर 1992 को अब सब ये कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है, ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की बात इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, या राम जन्मभूमि की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। कांग्रेस ये कहे कि 6 दिसंबर 1992 को जो वहां पर शहादत हुई वो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, इसलिए कि उस वक्त के जो वजीर आजम थे नरसिम्हा राव, जिनके ज़माने में ये मस्जिद शहीद हुई, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अगर अदालत का फैसला इसके हक में आता है तो हम मस्जिद की जगह तामीर करेंगे। और यही बयान जो है SB चौहान ने भी दिया था। आपको लगता है बीजेपी के होते हुए कांग्रेस ऐसा कहने की हिम्मत कर सकती है? नहीं, तो बात यह है कि फिर अभी आपने एक बात इशारे के तौर पर कही सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, तो भाई आपको ये, मैं वही तो ईमानदारी की बात कर रहा हूं ना, कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कांग्रेस की असल कांग्रेस पे रहना चाहते हैं या आप उस तरफ जाना चाहते हैं जिस तरफ राजीव गांधी ने शुरुआत की थी कि उन्होंने अयोध्या से 1989 के इलेक्शन का कैंपेन शुरू किया था। राम राज्य की बात भाजपा ने नहीं की थी, राम राज्य की बात जो है वो राजीव गांधी ने की थी। और यानी ये तो कहीं ना कहीं जो फ्लोर दिया गया, जो जमीन दी गई है वो यहीं से दी गई है, लिहाजा उस जमीन को वहीं से उठाना पड़ेगा। जो बात राहुल गांधी मुसलमानों से कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को कांग्रेस की तारीख की तरफ, कांग्रेस की तहजीब की तरफ, कांग्रेस की रिवायात की तरफ जो है और कांग्रेस की असल की तरफ लौटना पड़ेगा। और मुझे इस बात का यकीन कामिल है कि अगर वो ईमानदारी से अपनी असल की तरफ लौटेगी तो कांग्रेस के हक में करिश्मा हो सकता है। और अगर वो झुलमिल वाला मामला रखेगी जो इस वक्त चल रहा है तो कांग्रेस ये मानकर चले कि उसका मुस्तकबिल कोई बहुत ज्यादा रोशन मुझे कम से कम दिखाई नहीं देता। फिर आपकी बातों को अगर बहुत संजीदगी से लिया जाए तो ऐसा ही होगा कि मुस्तकबिल बहुत साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं जाएगी सर। जो हालात हैं, जिस तरह की सियासत हो रही है, कांग्रेस में अभी इतनी शफाफियत, इतनी ताकत हमें तो नहीं दिखती, हिम्मत कि वो डंके की चोट पर इस तरह की बातें कर सके, कुछ पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट कर सके और उसके बाद आगे बढ़े। बहुत मुश्किल है। चलिए इस पर हम और बात करते हैं, सियासी जमातों से बात करेंगे। चलिए मैं अब रुक करूंगा डॉक्टर M तौसीफ साहब का, जो कि कांग्रेस के नौजवान लीडर हैं।
तौसीफ साहब, जो बातें हुई ब्रेक से पहले आपने सुनी, हमारे नाज़रीन ने भी सुनी, जो बड़ी बड़ी बातें अक़लियतों के लिए वहां पर से कही गई। देखिए, इस मुल्क में सरकार जो भी बने, जिसकी भी बने, या तो वो कांग्रेस की क़यादत में बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में, ये तो हम सब जानते हैं, दोनों में से किसी एक की क़यादत में। ऐसे में इस तरह की बातें मैं अक़लियतों के हवाले से कर रहा हूं, इतनी भी ना की जाए जो कि काबिल अमल ही ना हो, और इतना भी आगे ना बढ़ा जाए कि फिर बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें, कैसे देखें हम इसको? नहीं, देखिए, अभी आज के कन्वेंशन में श्री राहुल गांधी जी ने जो बातें कही हैं, मैं दोनों पहले के वक्ताओं की बात को बहुत ही ध्यान से सुना। उसमें ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने जो कहा कि इस कन्वेंशन का नाम मुस्लिम कन्वेंशन क्यों नहीं रखा। ये इस देश में अक़लियत, माइनॉरिटी जो है सिर्फ मुस्लिम नहीं है, इसमें सिख है, ईसाई है, ठीक है, सिख जैन है, सारे लोग हैं। और उस कन्वेंशन मुसलमानों की हो रही है, उस कन्वेंशन में, और इस पे बात कहां किन के लिए हो रही है? नहीं, उस कन्वेंशन में सभी की हिस्सेदारी थी। आप मंच से लेकर के पूरे हॉल का जब मुआयना करेंगे तो उसमें आपको नजर आएंगे। तो इस तरह के इल्जाम, एक मिनट, उस तरह के इल्जाम लगाना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बात हुई है, नहीं। आपने ख्वाजा इफ्तिखार साहब श्री राहुल गांधी जी का ध्यान से भाषण नहीं सुना। आप जब उनका भाषण सुने होते तो इस तरह की बात नहीं करते। आप उनका भाषण सुनिए। उन्होंने जब भाषण को शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि इस देश को बनाने में, इस देश को मजबूत करने में, इस देश की खूबसूरती में चार चांद लगाने में मुसलमानों का नाम लिया, मुसलमान लीडरों का नाम लिया, क्रिश्चियन लीडरों का नाम लिया, उसमें पारसी लीडर्स का भागीदारी का नाम लिया, सभी का नाम लिया। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं की। और इस कन्वेंशन में जो आप लोग कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक हिस्सा मुसलमान का भी रहा है, उसमें मुसलमान भी उसमें थे, मुसलमानों की तादाद थी वहां पे, तो मुसलमानों के बारे में बात कही गई। और उसमें क्या कहा गया? उसमें सिर्फ ये कहा गया कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो दौर है, उस दौर में ऐसा ना हो कि आरएसएस के हाथ में, फिरंगी एक बात रख रहे हैं ट्रिपल तलाक की। इलेक्शन में कोई भी मजहबी मसला ना उठा करके, बल्कि जो ज़मीन से जुड़े हुए मसाइल हैं, जो आम आदमी से जुड़े हुए मसाइल हैं, उन मसलों पे ज़्यादा से ज़्यादा बहस और मुबाहिसा हो, और किसी भी मज़हब में किसी किस्म का कोई भी दखल अंदाजी या इंटरफेरेंस किसी भी क्वार्टर से ना हो, इस बात की कोशिश तमाम लोगों की होनी चाहिए। सर, जिस तरह कांग्रेस लीडर का बयान आया, किससे? The triple talaq issue is completely a religious issue of the Muslim community, and especially after the देखिए तौसीफ साहब, अब मुस्लिम जो दानिश्वर हैं उनकी तरफ से बयान आने लगे कि आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं ना, आप इन बातों को छेड़ने, आप आम लोगों की बात कीजिए ना। मुसलमानों की समस्याएं इस देश के लोगों की समस्याओं से अलग है। देश की समस्या पे डिस्कशन हुआ है, पूरे देश की समस्या, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा वादे किए गए थे, इस देश में लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, इस देश को तरक्की के तरफ गामजन करने की बात कही गई थी, इस देश में करप्शन फ्री करने की बात कही गई थी, उस पे चर्चाएं हुई। और उन्होंने, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। इलेक्शन से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना है। उनका 56 इंच का अगर सीना होता, अगर डरपोक नहीं होते, तो बेगर बुलाए वो पाकिस्तान जाकर के नवाज शरीफ की बिरयानी खा करके वापस नहीं आते। एक तरफ अब जनता को गुमराह करते हैं, लोगों को बात करते हैं, बताते हैं कि 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, और 56 इंच का सीना है, और पाकिस्तान में जाकर के घुटने टेकते हैं। ये इस देश की जनता को गुमराह करते हैं। और इलेक्शन के दरमियान जो इन्होंने वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो उस पे हम लोगों ने जिक्र किया, उस पे बात किया। और हमारा कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है कि जो इन्होंने वादे किए थे, सुष्मिता देव जो बात कर रही थी, सुष्मिता देव जो बात कर रही थी राहुल गांधी की मौजूदगी में, वो क्या था? पंचायतों में, वो क्या था? जिलों में जाएंगे। सुष्मिता देव जो कह रही थी कि ट्रिपल तलाक को लेकर के हम भी देख लेंगे, हम भी अपना फैसला लेंगे फिर आगे अगर हम आते हैं तो। खालिद रशीद फिरंगी महली ने अभी साफ कहा कि इस तरह की बातें किसी को करने की जरूरत क्या है। आप अपने दूसरे मामले देखिए ना, आप लोगों की भलाई की बात देखिए, आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कहिए ना। मुसलमानों की समस्याएं तौसीफ साहब इस देश में बाकी लोगों से अलग थोड़ी ना है।
कांग्रेस उस पर रोशनी सिर्फ डाले। मुसलमानों पे चर्चा ही नहीं हुआ है, मुसलमानों पे चर्चा सिर्फ नहीं हुआ है, देश की आवाज पे, देश की जनता पे चर्चा हुआ है। तलाक के इशू पर राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं कहा है। तलाक के इशू पर एक और दूसरी खातून जो कांग्रेस की मेंबर हैं, मुझे उनका ओहदा नहीं मालूम है, हो सकता है ऑफिस बेरर हो, उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस बिल को खारिज कर देंगे। लेकिन सर राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने बात कही तो इतनी आसानी से तो नहीं कह सकती सर। नहीं, मैं मानता हूं इस बात को, मैंने इसलिए मैं ईमानदारी की जब मैं बात कह रहा हूं ना कि जो कुछ भी आपको कहना है, ये वक्त जो है ये वक्त है कायद के मुंह से बराह रास्त चीजों के निकलने का और आने का। ये दाएं बाएं की बात, ये दाएं बाएं जो आप घुमा रहे हैं ना, दाएं बाएं की बात, ये भी अब मुसलमान समझ रहे हैं। मैं तो अक़लियत का नाम भी नहीं ले रहा हूं, मैं तो मुसलमानों का नाम ले रहा हूं। नहीं, हम यहाँ तो साफ समझ रहे हैं, विकास की बात हुई, विकास में जो इन्होंने विकास के वादे किए थे, बिल्कुल राफेल पे बात करना क्या गलत है, क्या गुनाह है? आरएसएस ने इस देश के साथ बात करना गुनाह है? आरएसएस ने आजादी से पहले और आजादी के बाद इस देश के साथ क्या उस पे बात करना गुनाह है? राहुल गांधी ने याद दिलाया है, और हम लोग भी इस लोकसभा और क्या हमेशा इस बात को याद दिलाएंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा किया था ठीक है, उत्तर प्रदेश में कम हुई है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को किनारे लगाने वाली सपा बसपा इत्तेहाद के लीडर्स, बहुजन समाज पार्टी के लीडर नईम अब्बास साहब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। फिर मैं प्रिया के पास जाऊंगा। जी नईम अब्बास साहब, क्या कहेंगे इनकी बातों के, इनके दावों को, ऐसे में जबकि सारी रीजनल जमातों ने कांग्रेस को एकदम धकिया कर रखा हुआ है? देखिए इमरान भाई, ये भी एक तरीके से मोदी जी की तरह जुमले की तरह घड़ रहे हैं बातों को, और जिस तरीके से घुमा घुमा के पेश कर रहे हैं। 60 साल में इन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए, आप मुझे बताइए। आज़ादी के टाइम से लेके अब तक अगर दंगों का इतिहास की विवेचना की जाए तो सबसे ज़्यादा दंगे जो है वो कांग्रेस सरकार में हुए, और मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। आप देखिए नसबंदी भी कांग्रेस की सरकार में हुई है। आप ये देखिए हाशिमपुरा कांड जो हुआ था वो भी कांग्रेस की सरकार में हुआ था। मुरादाबाद ईदगाह में नमाजियों को जो पीएसी ने गोलियों से भूना था वो भी इन्हीं की सरकार में हुआ था। और मेरठ में मलियाना कांड, संभल, अरे सुन लीजिए यार भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं कैसे भैया, मैं जवाब दे रहा हूं, बात रखने कैसे? तौसीफ साहब सुन तो लीजिए, उन्होंने आपको सुना दिया, ये समझने वाले नहीं, मुझे बदलने के और जा रहा है। तौसीफ साहब का साउंड नीचे करना पड़ेगा, फेडरल गिराना पड़ेगा। नहीं जी करके सुनिए भैया, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन तो लीजिए ना, उनके सवाल का आप जवाब देना ना, आप जवाब दीजिएगा ना। रोजगार में बताऊंगा ना कितने दिए आपने, मैं रोजगार में बताऊंगा, ठीक है, आपने रोजगार दिए। तौसीफ साहब, अरे सबर तो करें ना। साहब मैंने आपको सुना ना, अरे भैया सुना ना तौसीफ साहब, बात करिए ना। तौसीफ साहब मैंने आपको सुना ना, नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हो, नॉन स्टॉप बोल रहे हो। अरे 60 साल में तुमने क्या दिया वो बताने जा रहा हूं। तौसीफ साहब का फेडरल गिराइए 60 साल में। तौसीफ साहब का ये यहाँ की बहस का तरीका नहीं है। तौसीफ भाई यहाँ की बहस का तरीका ये नहीं है। एक एक करके, ठीक है सर, ठीक है, आप बात करिए ना। नहीं ठीक है। अरे भैया सुन लीजिए ना, सुनिए तो, सुन लीजिए, फेडरल गिराइए तौसीफ भाई का, तौसीफ भाई का फेडरल गिराइए, फेडरल गिराइए। आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप बोलिए। पहले बीजेपी आईटी सेल में थे क्या? 10 सेकंड दे दीजिए मुझे नईम साहब, तौसीफ भाई एक एक करके ना। देखिए मैं कांग्रेस की बात याद दिलाता हूँ। नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, और 1996 के इलेक्शन में उन्होंने ये वादा किया था कि जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें से 9% मुसलमान, अगर हमारी सरकार इक़्तिदार में आ जाती है तो हम 9% मुसलमानों को देंगे। हमारे तौसीफ भाई जो बात कर रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं, तौसीफ भाई अभी आपसे जवाब नहीं लूंगा। इस तरह की चीजों की तरफ मैं रोजगार पे आ जाता हूँ। नईम साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, इनके सवाल का आप जवाब दीजिए। देखो 33 जो सवाल तौसीफ बैठे हुए 33 मिनट में मैंने कुछ भी नहीं आप बोलिए। आप देखिए 1947 आप याद करिए, उससे पहले कांग्रेस जो है कांग्रेस की सरकार आई, सारी कांग्रेस की सरकार रही 60 साल तक, लेकिन 1947 से पहले 33% लोग जो हैं सरकारी एम्प्लॉइज थे मोहम्मदन, और उनको अगर किसी ने खत्म किया तो वो कांग्रेस ने किया। पहली बात तो ये, और दूसरी बात 2006 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा
कि भाई हाँ मुसलमानों की हालत जो है वो दलितों से बदतर है। और उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं हमारी सरकार चल रही है तो हम इनके लिए कुछ करेंगे। 8 साल बीत गया, कुछ नहीं हो पाया। आज 19 में राहुल गांधी जी को याद आया कि यार वो मुसलमानों के लिए करना, मुसलमानों के लिए करना। मुझे आज ये बैठे मेरे भाई तौसीफ भाई, आप जवाब दे दो कि 60 सालों में कितनी यूनिवर्सिटी मुसलमानों को दी है, कितना जो है नौकरियां दी हैं, और कितना उनको जो है आगे बढ़ने का अवसर मिला है। मुझे इसमें जवाब दे दें बस। मैं लूंगा इनकी बात को जवाब लूंगा। और मुसलमानों को सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करने में सबसे ज्यादा अहम रोल पहले नंबर पे कांग्रेस का, दूसरे पे बीजेपी का। ठीक है मैं आ रहा हूं सर, तौसीफ साहब आ रहा हूं। अरे भैया एक मिनट, प्रिया जी आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया, ये बौखलाहट समझ में आ गई कि जैसे ही प्रियंका गांधी आई हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बनी है, सारे लोगों को बौखलाहट आ गई, जिससे मेन लड़ाई है उसकी तो बात ही नहीं हो रही। ये तो या तो जिक्र नहीं हो रहा है, जितना समझ में आ रहा है बात ही नहीं हो रही, या तो फिक्र उस पर बात ही नहीं हो रही। योगी की तो बात हो नहीं रही है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा, मुझे लगता है प्रिया नहीं करूंगा। तो सब सुन लीजिए ना, मुझे जो हमारे लोग हैं जो लाइक माइंडेड हैं उनका नहीं होता, लेकिन उनको चाहिए। तौसीफ साहब, प्रिया, मुझे लगता है या तो ये आपस में नूरा कुश्ती क्योंकि बाद में सब मिल जाएंगे आपके खिलाफ, या फिर आप मुझे लगता है कहेंगे कि ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो लोग आप लोग अक्सर ये बात कहते हो। तो फिर आपने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया कि सामने वाला, आप भी तो पोलराइजेशन करते हो बहुसंख्यकों का और एक तरह से अकलियतों को, बिलखुसूस मैं बताऊंगा मुसलमानों को डराने की जो इल्जाम आप पर लगते हैं, मॉब लिंचिंग के मामले हो, इस तरह के मामले, उस पर तो फिर अगर सामने वाला सियासत करेगा तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर देखिए, मॉब लिंचिंग की अगर बात करते हैं तो मुद्दा उठाना चाहिए कि शुरू कहां से हुई थी। 1984 से हुई थी, जब लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था सड़कों पे डाल के। अब बात करती हूँ मैं। सर बोलने दीजिए सर। ये कहा गया शुरुआत में ही, जैसे कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये अधिवेशन सबका समावेशी अधिवेशन था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के कांग्रेस के, उन्होंने खुद कहा है कि 5 साल में पहली बार कोई इस तरह का हो रहा है अधिवेशन, जो पहले कभी नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी में हर साल अल्पसंख्यक मोर्चे का अधिवेशन होता है, हर साल होता है, और मोर्चा जब से स्थापित हुआ है तब से हो रहा है पहली बार। आप पहली बार करके इसका ठीकरा लेते रहिए कि हम लोगों ने किया, हम लोगों ने किया। विकास की आप बात की आपने, तो विकास के बारे में कुछ चीजें, कुछ आंकड़ा आपको देना चाहूंगी। एक योजना चली है मोदी सरकार की 2014 के बाद से, जिसका नाम है नई मंजिल। अकेले उसके लिए 650 करोड़ रुपए का फंड है। उसके अलावा नई रोशनी, नई उड़ान, नया सवेरा, कौमी वक्फ स्कीम, रिसर्च इवैल्यूएशन स्कीम, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, ये सारी, और बजट के बारे में बात कर लेते हैं। 15-16-17 के बजट में मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए, मिनिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा बजट इस सरकार ने पास किया था 3800 करोड़ रुपए का, जो कि पिछली सरकार से 25% से ज्यादा है। तो इस तरह के जो स्कीम्स चलाई जा रही है, और प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए वो अलग रह गया है। तो ये जो स्कीम्स है ना, ये विकास के लिए ही की जा रही है। इनमें तमाम चीजें शामिल की गई है। 2014 से 16 के बीच में 30 करोड़ रुपए की राशि के साथ 24 राज्यों में लाखों महिलाओं को प्रशिक्षित अलग से किया गया है। और जो हमारी बहन अधिवेशन में खड़ी होकर ये कह रही थी, सुष्मिता देव जी, कि हम आते ही सरकार में 3 तलाक को बंद कर देंगे अगर हम सरकार में आते हैं तो पहली बात तो ये 3 तलाक के कानून को बदल देंगे, उसे खत्म कर देंगे। तो यही तो मुद्दा है कि आप 3 तलाक को खत्म करना चाह रहे हैं या महिलाओं का विकास करना चाह रहे हैं। अब एक समुदाय विशेष के अंदर भी उन्होंने महिला और पुरुष की राजनीति बना दी है कि पुरुष का ही वोट होने चाहिए, क्योंकि पता है कि महिलाओं को शायद उतने अधिकार नहीं है। तो किस सोच के तहत वो ये कहती हैं कि महिलाओं को हम उनके अधिकार से हमेशा वंचित ही रखेंगे, तो कैसे उनसे महिलाएं सरोकार रखेंगी, कैसे महिलाएं उनका साथ देंगी? हमारे ऊपर लगाया जाता है इमरान जी, वो आरोप क्या इनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगी क्या? इन्होंने ऐसा कुछ किया है क्या? देखिए, हकीकत और परसेप्शन, छवि में हमेशा फर्क होता है। हकीकत की बात मैं नहीं करूंगा, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। परसेप्शन यही है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है,
परसेप्शन तो यही है। परसेप्शन किसने बनाया सर? सारे विपक्ष ने मिलकर बनाया है ये परसेप्शन। बन तो गया है ना, देखिए है तो और आपने इसको तोड़ने के लिए भी बहुत मेहनत तो की नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए क्या किया? बड़ा बजट पास आप किया, बोलने दीजिए ना, स्कीम प्रिया। चलाई है 15 सूत्री कार्यक्रम को, आप जाके ध्यान से एक बार आंकड़े देखिएगा। नहीं ना, किसने कितना फायदा उठाया, कहाँ क्या है, जमीन पे नहीं उतरी है, 4.5 साल में कुछ हुआ आप नहीं है। जैसे लोग उतरने देंगे तो अच्छा, तो हमारे डर के लिए देखिए, पहुंचाई है, लेकिन आप लोग जनता को कहेंगे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमारी फायदा सरकार ने क्यों आपके नेताओं ने तो एक से बढ़कर एक बयान ऐसे दिए हैं जिससे अकलियतों में एक खौफ सर, बैठ गया, तो कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस ने भी मुसलमानों में ये एक दिया डर है। हुआ, जो आने की कोशिश कर रहे थे वो 2 कदम पीछे हट जाते याद है ना हैं। इस तरह की बातें भी होती हैं। याद है ना आपको कि किस तरह से ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, तो उस बयान से पलटे क्यों कांग्रेस जयंत पार्टी? सिन्हा किसको माला पहनाते हैं? अब ये बताइए। ये नहीं बताया। नहीं, जयंत सिन्हा किसको माला पहनाते हैं? गिरिराज किस तरीके के बयान देते हैं? गिरिराज सिंह किस तरह के बयान देते हैं? उत्तर प्रदेश के वजीर आला किस तरह की बातें कहते हैं जब वो इलेक्शन मोड में होते हैं? सबके अंदर भी हम ये चाहते हैं कि शमशान और महिलाओं को कब्रिस्तान उनका कौन कहता अधिकार है? मिले, नहीं, और आप ये सुनिए लोग ना, ये एक बात कहने की सुनिए ना, बजाय पूछ कि रहा हूं। हम इस कानून में कुछ परिवर्तन करेंगे, वो यही कह रहे हैं कि हम कानून को ही खत्म कर देंगे। तो ये किस तरह की राजनीति है? ये ध्रुवीकरण जो हो रहा है, और ध्रुवीकरण के अंदर ध्रुवीकरण हो रहा है कि उन्हें सिर्फ पुरुष वोट बैंक चाहिए, तो ये बड़े ही शर्म की बात है। और एक महिला के मुंह से ये बयान आना, एक महिला मुस्लिम ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। अंबिकानंद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आऊंगा। मैं सिर्फ ये, मैं तो खुद ही कहा कि हकीकत और छवि में फर्क होता है। छवि ये है कि घोर रूप से एंटी मुस्लिम बीजेपी है, और ये छवि इनका कहना है कि कोई दूसरों ने बनाया है, लेकिन इस छवि को सुधारिएगा आप खुद। अगर आप खुद नहीं सुधार सकते, अभी आपने देखा ना रिपोर्ट में ये कितने बजट पास हुए, 900 करोड़ के, 550 करोड़। आंकड़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ, छवि पे जा इनकी बातों को क्या रहा हूँ। करना? वोट छवि पे पड़ेगी, आंकड़ों पे वोट कभी नहीं पड़। छवि तभी तो बनती है एक सर, आदमी जब बता जमीन पे जाके खड़े होंगे, उनके दीजिए, लिए एक काम आदमी करना बताइए। दे दीजिए, आप कहिए कि हम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे, बताइए कहिए। मंदिर मस्जिद की बात छोड़िए, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि हमें 5 आदमी दिखला दीजिए जो इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ के वोट डालता है। वोट हमेशा छवि पे जाती है, जनरल इंप्रेशन पे पड़ता है। और बीजेपी ने बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको टंग मैनेजमेंट करना चाहिए, कि जबान से क्यों आप लोग गलतफहमी फैलाएंगे जाके? ठीक है सर, छवि की बात हो रही है, तौसीफ साहब छवि की बात हो रही है, परसेप्शन बन जाता है आप लोगों की भी छवि। सुनिए ना तौसीफ साहब, आप लोगों की भी छवि अकलियतों के तई खराब हुई है। क्या ये छवि बदलने की कवायद है? इसको हम इस तरह से देखें, और क्या लगता है इतनी जल्दी ये छवि सुधर पाएगी जो मुहिम आप लोगों ने चला रखी है? और आप कह रहे हैं ये अकलियतों का सम्मेलन था, बातें क्या हुई वो हम सब देख रहे हैं। देखिए, कोई छवि खराब नहीं है। अच्छा, और अगर छवि खराब नहीं होती तो कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती सर। एक्टिविटी है भाई, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? आप ही मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है। 5 साल में क्यों नहीं किया आपने ऐसी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी? इससे पहले देखिए, समझने की कोशिश करिए, नेशनल कन्वेंशन कब होता है? अगर यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट 2 बैठे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, अगर होंगे एक्टिविस्ट तो मैं नहीं जानता डायरेक्ट है या नीचे से है। हम लोग तो एक्टिविस्ट रहे एनएसवाई से आज तक चले जा रहे हैं। सबसे पहले सुन लीजिए, नहीं तो बोल नहीं पाइएगा। सुन लीजिए, नहीं बोल नहीं पाइएगा। सबसे पहले निचले स्तर से ये शुरू होता है। निचले स्तर से शुरू होता है। निचले स्तर से शुरू होता है पंचायत में, ब्लॉक में, फिर उसके बाद जिला में, जिला के बाद राज्य में, राज्य के बाद नेशनल कन्वेंशन की तैयारी करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे प्रियंका गांधी के बारे में आप क्या जानती हैं? प्रियंका गांधी ने श्रीमती सोनिया गांधी के इलेक्शन को लड़ाया, श्रीमती सोनिया गांधी के इलेक्शन का मैनेजमेंट किया। वो उत्तर प्रदेश में अब जितने भी यूपी में इलेक्शन कांग्रेस का होता है जितना भी प्रोग्राम होता है वो ऑर्गेनाइज करवाती है, सारे कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात करती है, सारे लोगों से अमेठी में जाती है, उत्तर प्रदेश में हमारे मुद्दे पे क्या जानती है प्रियंका गांधी के बारे में? प्रियंका गांधी ने पिछली दफा और उससे पहले भी जो चुनाव हुए थे उसमें अहम रोल अदा किया था। चुनाव में भी अहम रोल अदा करेंगे। प्रियंका गांधी के आने से भारतीय जनता पार्टी की बुखलाहट आ गई है, बुखलाहट हो गई है। योगी टीकेंगे,
इस देश की नौजवान, इस देश की जनता, इस देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के तरफ किस तरह से मुड़ रहे हैं। कांग्रेस आने वाले दिनों में, आपने जो बजट की बात कही आपकी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बजट की बात करिए, इससे पहले बजट में अनाउंस हुआ था स्मार्ट सिटी बनाया गया, स्मार्ट सिटी के हवाले से बात करें, स्मार्ट सिटी बनेगा, एक भी स्मार्ट सिटी बता दीजिए तो मैं पैनल छोड़ करके यहाँ से चला जाऊंगा। अगर कहीं स्मार्ट सिटी है तो बता दीजिए, आप बताइए। हमारे जमाने में सबसे ज्यादा अगर पैसा दिया गया था तो एजुकेशन पे दिया गया था। आपसे मेरा सवाल ये है कि जब तक भाई आपकी आवाज नहीं जा रही, जब तक आवाज नहीं जा रही है तो सही आपकी आवाज नहीं जा रही, कैसे तरक्की करेंगे? आवाज ही नहीं जा रही, एजुकेशन का आपकी आवाज नहीं जा रही है, तो आप लोग सिर्फ बात बनाया है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। इसका जवाब देना पड़ेगा जनता को। अभी हमारे मुद्दे पर आए 2019 ठीक है, ठीक है, हमारे मुद्दे पे आए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा ख्वाजा साहब, जो बहस हमारी है हम उससे ना हटें, ये दोनों तो अपनी सियासत करते रहेंगे, 19 तक चलेगा और आगे भी चलेगा। सर इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या अक़लियतों की तरह, इस तरह की बातों से, इस तरह के डायलॉग से, इस तरह की जो ये जो कुछ विवादास्पद बातें भी हुई हैं, हालांकि उसको लेकर उलमा के भी बयान अब आने शुरू हो गए हैं, ये भी है कि उसके पीछे भी हो सकता है सियासत हो, लेकिन इस तरह की बातों से क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या कांग्रेस के तय? देखिए, एक बात तो सारे हिंदुस्तान को अब ये समझने की जरूरत है कि 4.5 सालों में पिछले हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिस रवादारी का एक सबूत दिया है और उसने ये पूरे हिंदुस्तान के सामने रख दिया कि मैं वो मुसलमान नहीं हूं जिसको जरा सा कोई छेड़ेगा तो वो जो है छिड़ जाएगा, जिसका मतलब और मफहूम ये होता है कि अब हिंदुस्तान का मुसलमान पहले से ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा मैच्योर्ड है, और वो किसी के कहने से या किसी के न कहने से वोट देने का फैसला करने वाला नहीं है। वो अपनी अकल से, अपनी दानिश से हल्के के सूरत हाल तो उसकी नजर में कांग्रेस की हालत आप क्या देखते हैं? अब आपने जो सवाल किया है बुनियादी मुझे उसका जवाब देना है कि इस कन्वेंशन से कितना असर पड़ेगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अब क्योंकि इलेक्शन तकरीबन उसका बिगुल बच चुका और रैलियां उस चारों तरफ तमाम पार्टियां उसका प्रोग्राम बना के शुरू कर चुकी। इलेक्शन के ऐन नजदीक जो वादे वईद किए जाते हैं, चाहे वो कन्वेंशन में किए जाएं, चाहे वो मैनिफेस्टो में किए जाएं, उन वादे वईद की वजह से कोई बुनियादी तब्दीली लोगों के जहन में नहीं आया करती है। तो कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है, इस मर्तबा कांग्रेस ने उनके पास जो आखिरी तीर था प्रियंका गांधी का, उन्होंने उसको भी मैदान में उतार दिया है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितना प्रियंका गांधी के आने से मेरा अपना ख्याल ये था कि एक प्रियंका गांधी को अगर कांग्रेस को उतारना था तो उनको नेशनल लेवल पे उतारना चाहिए था। प्रियंका गांधी के कद को पहले तो खुद ही कांग्रेस ने इतना कम कर दिया कि उसको खाली ईस्टर्न यूपी तक महदूद कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं नईम भाई आपसे बस इतना जानना चाहूंगा, आप जिस तरह से रुख अपनाए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप लोगों का सपा के साथ गठबंधन है, आप चाहते भी नहीं कि कांग्रेस उसके आसपास भी छिटके, वो आपके लिए नुकसानदायक है, और अगर मुसलमानों को रागिब करती है, कुछ भी पैंतरा मारती है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बुरा लगता है। बस 1 मिनट में जल्दी से बता दीजिए कि आप कितना इससे दूरी बनाकर रखेंगे, बाद में भले आप लोग फिर सब एक हो जाएं या मिल जाएं किसी भी तरह से। देखिए, दूरी वाली बात नहीं है, यह है हक की बात, और हक में ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने किया होता, आप ये देखिए कि 90 जल्दी बोलना जी नहीं, वक्त नहीं सर। देखिए, जिस तरीके से मुसलमानों का दुरुपयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, उनको सिर्फ वोट बैंक समझा गया, तो कांग्रेस आज अपने आप को ये क्यों साबित करने पे लग रही है कि वो मुसलमानों के हित की हितैषी पार्टी है। और मैं तो बीजेपी के लिए भी कहता हूं कि बीजेपी का आज ही का मोहन भागवत जी का बयान आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि उनके मदरसों में जो है वो हथियारों की जो सिस्टम है जो वो है, हमारी भाषा जो है बिल्कुल वो देश हित में है। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, अरे आप कांग्रेस के देखिए, जिस तरीके से मोहन भागवत जी जिस तरीके से बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो ये एक तरीके से हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये देश हित की बात नहीं करना चाहते और मुसलमानों को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। आप लोगों ने क्या किया? कांग्रेस तो लीजिए ना, कांग्रेस भी और बीजेपी। ठीक है, बीजेपी में नहीं हो रहा जी।
सारे मुद्दों से हटा करके, सारे मुद्दों को हटा करके एजुकेशन की, नौकरियों की, सारी चीजों की, हर चीज को खत्म करने के आज इन चीजों पे मुद्दों पे बहस हो रही है सर। इन मुद्दों पर और भी मौके आएंगे सर आपके, हिंदू मुस्लिम और भी मौके आएंगे, आप क्या है साथ हमेशा सिर्फ इसी में ये एजेंडा सेट कर दिया जाता है और इसी पे जो है डिबेट होती है। फाइनल कमेंट सर आपका, फिर खत्म। फाइनल 1 मिनट में मैं आपके डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए, ये जो गर्मी फैल रही है इस स्टूडियो में, इससे गलतफहमी में ना फंसिए। सपा, बसपा और कांग्रेस ये कोई दूरी नहीं है, ये अंदर से सब अंडरस्टैंडिंग है और चुनाव के बाद तक की अंडरस्टैंडिंग है। जहां ये कमजोर होंगे वो सामने नजर आएंगे और अधिकांश जगह जहां वो कमजोर है ये तो लड़ ही रहे हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। बाकी यहाँ जो हुआ ये सब नूरा कुश्ती थी, खासतौर से कांग्रेस और ये हमारे बीएसपी के और सपा वाले भी होते तो शायद ये होता, लेकिन आप दोनों ने और बाकी लोगों ने बहुत अच्छी बहस की। सर मेरे पास जल्दी से मुझे इस बात का कभी इम्कान लगता है कि जब तक सीटों का ऐलान होगा कहीं ना कहीं मामला तय पा जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो देखते हैं आगे और कौन कौन से पैतरे अपनाए जाते हैं और कितना वो असर करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा को देखने के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आप रहिए जी सलाम के साथ।